that misconduct must relate to the conduct of the business. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मिसकंडक्ट हमेशा बिजनेस के से ही रिलेटेड होना चाहिए। बच्चों, पर्सनल नेचर का भी मिसकंडक्ट हो सकता है। The important point is the adverse effect of misconduct on the business. बच्चों, बात ये नहीं कि गिरीश कुछ पार्टनर्स को पसंद नहीं करता, लेकिन बात ये है कि गिरीश ये अपना जो बच्चों कंडक्ट करता है ना, यानी कि अपना जो स्वभाव दिखाता है वो कस्टमर्स के सामने भी दिखाता है, और इसकी वजह से सारे कस्टमर्स नाराज है एवन से कि हम आते हैं यहाँ पर और आपके पार्टनर्स आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है, गलत इंप्रेशन जाता है। तो किसके वजह से हो रहा है? तो पार्टनर गिरीश के वजह से हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, बाकी पार्टनर्स डिसीजन लेंगे, चलो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट को बोलते हैं हमारा फर्म डिसॉल्व करो। In each case, nature of business will decide whether an act is misconduct or not. अब बच्चों, कोई व्यक्ति मिसकंडक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चों ये तो फैक्ट ऑफ द केस ही डिसाइड करेगा ना, फैक्ट ऑफ द केस डिसाइड करेगा। आगे बच्चों, ये 3 रीजन हो गए हैं जहां पे कोर्ट इंटरफेयर करके ऑर्डर पास करके फर्म को डिसॉल्व करेगा। उसके बाद बच्चों, परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। परसिस्टेंट मतलब लगातार, लगातार अगर कोई पार्टनर, बच्चों ये ध्यान दो, लगातार अगर कोई पार्टनर बच्चों कंसिस्टेंटली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो काम उसको दिया गया है वो प्रॉपरली नहीं करता है, उसके वजह से बिजनेस में कंफ्यूजन बना रहता है हमेशा, या कोई पार्टनर लगातार घफले पे घफले किए जा रहा है पैसों का, पार्टनरशिप फर्म के पैसों का घफले पे घफला किए जा रहा है, कोई पार्टनर लगातार अकाउंट्स को प्रॉपरली शो नहीं कर रहा है, उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं और उसको वो क्लियर भी नहीं कर रहा है, या कोई पार्टनरशिप फर्म में जितना रिक्वायर्ड चाहिए तो उससे कहीं ज्यादा कैश रखता है, या कोई पार्टनर बच्चों वो दूसरे पार्टनर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली शो नहीं करता उनके रिक्वेस्ट पर। यानी बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं, बरोबर है, जहां पे बच्चों लगातार पार्टनर्स तकलीफ में है। कोई भी रीजन हो सकता है, कोई पार्टनर का घपला करना बार बार, किसी पार्टनर का बार बार समझाने के बाद भी एक ही गलती करना, किसी पार्टनर के पास फर्म की कैश पड़ी रहना, या कोई पार्टनर जिसके अंडर बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बाकी पार्टनर्स को ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंट्स का नहीं देता है। कोई भी कारण हो सकता है, इसमें से किसी भी कारण का हवाला देकर कोर्ट की मदद ली जा सकती है एंड कोर्ट के जरिए पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्यूशन पॉसिबल है। आई होप आप समझ रहे हो बच्चों। पॉइंट नंबर डी अभी रीड करूंगा, अलग बात है, लेकिन आपको फेयर आइडिया आ जानी चाहिए बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली। ठीक बच्चों, देखो, वेयर द पार्टनर अदर देन पार्टनर सुइंग विलफुल्ली, जानबूझकर, विलफुल्ली और परसिस्टेंटली, जानबूझकर, लगातार, बार बार, जानबूझकर, लगातार, बार बार, कमिट्स ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, बार बार अपना एग्रीमेंट तोड़ रहा है, रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म और कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस और अदरवाइज, so conduct himself in a matter relating to the business that it is not reasonably practicable for other partners to carry on business in partnership with him, then the court may dissolve the firm at the instance of any of the partners. Following comes into the category of breach of contract. पार्टनर का जानबूझ लगातार बार बार बच्चों जो ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है उसके एग्जांपल्स क्या है? देखो बच्चों, एम्बेजलमेंट। सीरियसली बताओ, डू यू नो व्हाट इज एम्बेजलमेंट? बच्चे एम्बेजलमेंट मतलब एनीवन? नहीं मालूम है तो नोट टाइप करो जल्दी से। डू यू नो व्हाट इज एम्बेजलमेंट? एनीवन?
पार्थ आपको मालूम होना चाहिए। एम्बेजलमेंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड पैसों का घपला करना। एम्बेजलमेंट मतलब पैसों का घपला करना, या कोई पार्टनरशिप फर्म का पैसा लेके भाग गया, या पैसों का गबन करना, घपला करना, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। याद रखना बच्चों, पैसों का घपला करना, दैट इज कॉल्ड एम्बेजलमेंट। कीपिंग एरोनियस अकाउंट्स, बच्चों जहां प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं किए जाते, ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जा रहे हैं जिसमें जानबूझकर गलतियां की गई, मिसलीडिंग करने वाला इंटेंशन हो, है कुछ और लेकिन दिखाया कुछ और जा रहा है आपको। यानी बच्चों अकाउंट्स प्रॉपर नहीं मेंटेन किए जा रहे हैं, उसमें कुछ एरर्स हैं और वो एरर्स को रेक्टिफाई करने की कोशिश भी नहीं हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं किसी पार्टनर ये जानबूझ के कर रहा है। तो बच्चों जब ऐसा कुछ होने लगे तो बेटर ये है कि आप उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर दो। काय को ज्यादा मानसिक त्रास ले रहे हो? जब आप साथ देख रहे हो लफड़े हो रहे हैं, उससे अच्छा नहीं कि आप कोर्ट की मदद लेकर फर्म को डिसॉल्व कर दो। कई को टेंशन लेके बीपी बढ़ा रहे हो अपना। या कोई बच्चों पार्टनरशिप फर्म का जो कैश है वो अपने पास रखता है, बराबर है, मोर देन व्हाट वाज अलाउड। जितनी अथॉरिटी है उससे ज्यादा कैश वो अपने पास रखता है। तो बच्चों कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस का कैश अपने पास रखता है तो उसको मिस अप्रोप्रिएट करने का भी चांस ज्यादा बढ़ जाता है। डू यू एग्री विद दिस लाइन? बच्चों मान लो A1 का जो एडमिशन का पैसा आता है वो बैंक अकाउंट में न जाकर गिरीश अपने पास घर पे रखता है, तो आपको लगता नहीं गिरीश उस पैसे का मिसयूज कर सकता है, जो कि पैसा बिजनेस का है? हेलो, आपको नहीं ऐसा लगता है पार्टनर गिरीश उस पैसे का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकता है? हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? आप मतलब मानते कि नहीं एग्जाम्पल को? यस। या तो बच्चों जो पार्टनर के अंडर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो जिसको पता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नॉलेज है, वो बाकी पार्टनर्स के रिपीटेड रिक्वेस्ट पर भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने नहीं देता, गो थ्रू करने नहीं देता। वो लोग जेरोक्स मांग रहे हैं तो जेरोक्स भी नहीं दे रहा। पार्टनर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन वो फिर भी उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं देता है, बराबर है, सीधा मना कर देता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पार्टनर की एरोगेंसी है, कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, बराबर है। तो बच्चे ये बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं, ये तो 4 ही लिखे हैं, प्रैक्टिकली और भी बहुत सारे रीजंस आएंगे बच्चों, जहां पर कोर्ट को एक पर्याप्त सबूत मिल जाता है एंड कोर्ट उस सबूत के द्वारा पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बच्चे एक एग्जाम्पल है, देखो जरा क्या एग्जाम्पल में लिखा है। इफ वन ऑफ द पार्टनर कीप्स, देखो ऊपर 4 में से एक एग्जाम्पल आ गया। देखो ऊपर जो 4 हमने एग्जाम्पल बच्चों पढ़े ना, एम्बेजलमेंट, एरोनियस अकाउंट्स, वो सब, उसका एक एग्जाम्पल आ गया। देखो इफ वन ऑफ द पार्टनर्स कीप एरोनियस अकाउंट्स, बच्चों टाइप करो एरोनियस मतलब, टाइप करो एरोनियस मतलब। हेलो, एरोनियस मतलब मिसलीडिंग, गलत, रॉन्ग, बराबर है, जानबूझकर मिस्टेक। If one of the partner keeps erroneous accounts and omits to enter receipt, and if there is continued quarrels यानी झगड़े, if there is continued quarrels between partners में आपस में बहुत झगड़े हो रहे हैं, or there is a state of thing that destroys mutual confidence of partner, the court may order for dissolution of the firm. बच्चों जहां पर पार्टनर्स में आपस में एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो गया है, म्यूचुअल ट्रस्ट कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है,
बच्चों ऐसे फर्म का डिसॉल्व हो जाने में ही भलाई है, डोंट यू थिंक सो? तो बच्चों एग्जाम्पल में 2-3 रीजन दिए हैं। पार्टनर्स का आपस में झगड़ा होते रहता है, पार्टनर्स का आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, पार्टनर्स आपस में एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, गलत अकाउंट्स रखे जाते हैं। बच्चों जब इतना सारा चीज हो रहा है तो काय को साथ में है? आपको नहीं लगता फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए कोर्ट की मदद से? हेलो हेलो हेलो। इसमें से कोई भी एक कारण अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आपको नहीं लगता फर्म का डिसोल्यूशन होना चाहिए कोर्ट की मदद से? हेलो, कोर्ट की मदद से फर्म का डिसोल्यूशन होना चाहिए बच्चों। जो रिस्पॉन्स चाहता हूं मैं आपका। सब लोग सो गए क्या? नहीं ना? हाँ, चलो नेक्स्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बरोबर है? अच्छा, ये मैं रीड करके पहले एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या लिखा है। वेयर पार्टनर, जिसने मतलब जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, other than partner suing has transferred the whole of his interest in the firm to a third party or has allowed his share to be charged or sold by the court in the recovery of arrears of land revenue, the court may dissolve the firm at the instance of any other partner. बच्चों जहां पर मान लो गिरीश के ऊपर कुछ केस चल रहा है एंड गिरीश को केस के जरिए किसी पार्टी को लाखों रुपए देने हैं, तो गिरीश क्या बोलेगा? A1 में मेरा शेयर है। A1 में है कि नहीं शेयर बच्चों गिरीश का? हेलो, A1 में गिरीश का शेयर है कि नहीं प्रॉपर्टी में A1 के? हेलो बच्चों, हर पार्टनर का प्रॉपर्टी में शेयर होता है कि नहीं? तो मेरा भी है। तो मैंने कोर्ट को क्या कहा कि मुझे किसी को 20 लाख रुपए देने हैं, 20 lakhs। वो पैसे मैं चाहता हूं कि A1 में मेरा जो शेयर है ना प्रॉपर्टी में, उसको बेचकर वो पैसा दिया जाए सामने वाले को। तो बच्चों जब गिरीश नाम का पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में अपना जो शेयर है उसको बेचकर अपनी लायबिलिटी पे करना चाहता है, तो बच्चों ऐसे केस में कोर्ट पूरे फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, क्योंकि जब तक फर्म डिसॉल्व नहीं होगा सारे एसेट्स बेचकर हम गिरीश को पैसा नहीं दे सकते। तो बच्चों ये भी एक कारण हो सकता है कि फर्म को कोर्ट डिसॉल्व करके आगे का मैटर बढ़ा दे। क्यों? तो एक पार्टनर अपना जो शेयर है उसे बेचकर अपना पर्सनल लायबिलिटी कहीं पे करना चाहता है। जब बेचना ही है उसको अपना शेयर एंड पैसा रियलाइज करना है, तो कोर्ट यहाँ इंटरफेयर करके बाकी पार्टनर्स को बोलेगा कि आप लोग फर्म डिसॉल्व करो एंड गिरीश का हिसाब किताब करके उसको दे दो, बराबर है? तो बच्चों ये भी एक रीजन है जहाँ कोर्ट इंटरफेयर करके बच्चों फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट बच्चों, जहां पर पार्टनरशिप फर्म बनी है लेकिन पार्टनरशिप फर्म लगातार बार बार लॉस पे लॉस किए जा रहा है। हेलो, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल लॉस पे लॉस हो रहा है, तो आपको लगता नहीं ऐसा फर्म जल्द से जल्द बंद हो जाना चाहिए? हेलो बच्चों, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस लॉस पे लॉस करने लगे, बराबर है, तो बच्चों ऐसे बिजनेस का बंद हो जाना ही जरूरी है। तो कोर्ट यहाँ पर बच्चों बीच में आके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। तो पॉइंट नंबर F में वही लिखा है, देखो, कंटिन्यूअस और परपेचुअल लॉस। परपेचुअल मतलब लगातार होने वाला लॉस, कंटिन्यूअस। Continuous perpetual loss where the business of the firm cannot be carried on except at loss in future also, the court may order for its dissolution। जहां बच्चों ऐसा सिचुएशन आ जाए
जहां पे ऐसा लगे कि इस पार्टनरशिप फर्म को फ्यूचर में लॉस के अलावा और कुछ नहीं होगा, जहां बच्चों ऐसा पता चल जाए कि पार्टनरशिप फर्म में फ्यूचर में लॉस के अलावा और कुछ नहीं होगा, लॉस के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो बच्चों यहाँ कोर्ट अपना ऑर्डर पास करके पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। या बच्चों लास्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ, लास्ट पॉइंट में लिखा है कोई भी और ऐसा कारण जो कोर्ट को सही लगता हो, और ऐसा कोई रीजन जो कोर्ट को अपने हिसाब से सही लगता हो एंड कोर्ट को अपने हिसाब से पर्याप्त लगता हो फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, सफिशिएंट लगता हो कोर्ट को कि ये एक वैलिड रीजन है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, तो कोर्ट बच्चों अपने डिस्क्रिशनरी पावर का इस्तेमाल करके कोर्ट बच्चों फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बच्चों ऊपर हमने एफ तक जो रीजन पढ़े वो तो हैं बच्चों, ए बी सी डी ई एफ तक हमने जो 7 रीजंस पढ़े, 6 रीजंस बच्चों, वो रीजंस तो हैं। उसके अलावा कोर्ट को अगर लगता है इसके अलावा और कोई जबरदस्त रीजन मिला है जिसके वजह से फर्म को डिसॉल्व करने में ही न्याय है, तो बच्चों कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए बच्चों उस फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बराबर, एक इम्पार्शियल रोल प्ले करते हुए कोर्ट बच्चों फर्म को डिसॉल्व कर सकता है किसी पार्टनर के रिक्वेस्ट पर या पार्टनर्स की रिक्वेस्ट पर। कोई भी कारण जो कोर्ट को सही लगे कि इसके वजह से फर्म का डिसॉल्व होना चाहिए, तो बच्चों कोर्ट वो फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। बराबर है। चलो मैं जस्ट लास्ट पॉइंट नंबर जी पढ़ लेता हूँ। हेडिंग क्या लिखा है बच्चों? जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड where court consider any other ground to be just and equitable for the dissolution of the firm, it may dissolve the firm. खत्म कर देगा वो फर्म को। It may dissolve the firm. The following are the cases for just and equitable ground. And बच्चों कोर्ट यहाँ पर बच्चों जरा देखो, डेडलॉक इन मैनेजमेंट। बच्चों डेडलॉक इन मैनेजमेंट मतलब सभी पार्टनर्स को जो मैनेजमेंट का रोल प्ले करना है, किसी पार्टनर को एक्टिव रोल प्ले करना है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। एक्स बोलता है वाई को पूछो, वाई बोलता है जेड को पूछो, जेड बोलता है एक्स को पूछो। जब बच्चा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के ऊपर मैनेजमेंट इधर उधर डालने लगता पढ़ाई है। के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी डालने लगता है, उसको कहते हैं डेडलॉक इन मैनेजमेंट। गिरीश को पूछो बोलते राहुल को पूछो, राहुल को पूछो बोलते दोषी सर को पूछो, दोषी सर को पूछो डीसा सर को पूछो, डीसा सर बोलते मुझे मालूम नहीं। अरे इसका तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जब कोई पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, तो फर्म को डिसॉल्व करने में ही भलाई है, ऐसा कोर्ट डिसीजन ले सकता है। बच्चों बताओ, डेडलॉक इन मैनेजमेंट रीजन समझा सबको? हेलो, डेडलॉक इन मैनेजमेंट का मतलब समझा बच्चों? हेलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। अच्छा, दूसरा बच्चों रीजन क्या हो सकता है जहां कोर्ट अपनी तरफ से डिसीजन लेकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है? और कौन सा सेकंड रीजन है जहां पर कोर्ट अपना डिसीजन लेकर फर्म को डिसॉल्व कर सकता है? जब कोर्ट को ऐसा लगने लगता है कि पार्टनर्स एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते,
एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टनर्स एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा ऐसे केस में कोर्ट अपना डिसीजन लेकर फर्म को डिसॉल्व कर देगा। लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम, बच्चों लॉस ऑफ सबस्ट्रेटम मतलब पार्टनर्स की कैपिटल, लाई हुई कैपिटल जब कम होने लगे ड्यू टू लॉसेस, जब पार्टनर्स की कैपिटल इरोड होने लगे, कम होने लगे, या तो लॉस कारण हो सकता है या तो पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं पैसा, ये कारण हो सकता है। जहां पर बच्चों फर्म की कैपिटल विड्रॉ होने लगे, कम होने लगे, तो बच्चों यहाँ कोर्ट डिसीजन ले लेगा कि बिजनेस बंद हो जाना चाहिए। या बच्चों कोई भी पार्टनर, मान लो कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को लेकर, उसके पैसों को लेकर गैम्बलिंग करता है स्टॉक एक्सचेंज में, कोई एक पार्टनर कोई गैम्बल करता है स्टॉक एक्सचेंज में फर्म के पैसों को लेकर, ये जब जानकारी कोर्ट को पता चलती है तो कोर्ट उस फर्म को जल्द से जल्द डिसॉल्व कर देगा एंड बाकी पार्टनर्स को बड़ा लॉस होने से बचाएगा। कभी कभी होता है बच्चों कुछ पार्टनर्स, एक्टिव पार्टनर, वो अकेले पूरा डिसीजन ले लेते हैं एंड कभी कभी पूरा पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा देते हैं, शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट में बच्चों पैसा लगाना रिस्की है एंड ऊपर से ये डिसीजन ले कौन रहा है? पार्टनर, कोई एक सिंगल पार्टनर गैम्बल कर रहा है। गैम्बल मतलब क्या? कमाएंगे तो जोरदार कमाएंगे, जाएगा तो पूरा जाएगा। ऐसा कोई जब पार्टनर डिसीजन लेने लगे तो बच्चों मान लेने का कि वो बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाकी पार्टनर्स भी बर्बाद हो जाएंगे। तो बच्चों सेक्शन 44 जहां पे कोर्ट इंटरफेयर करके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, जरा आप अपना रिस्पांस दो। हैव यू अंडरस्टूड ए बी सी डी ई एफ जी? हेलो हेलो हेलो। सेक्शन 44 के अलग अलग रीजंस क्लियर हो गए सभी को? सेक्शन 44 के अलग अलग रीजंस क्लियर हो गए सबको? अरे यस नो कुछ तो रिस्पांस दो रे बाबू मेरे। हाँ बच्चों, मुझे लगना चाहिए कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ ना आप लोग सुन रहे हो। पहला लेक्चर अच्छा रिस्पांस था, दूसरा लेक्चर क्या हो गया बच्चों? खत्म हो जाएगा एक दो लेक्चर में, डोंट वरी। बट मैं ये भगा नहीं सकता हूँ ना बच्चों, मेरा भी टेंशन है ना, मैं कोई भी चीज भगाता नहीं हूँ बच्चों। 200% सेटिस्फाई रहूंगा तभी पढ़ाऊंगा। ओके चलो बच्चों, अब ये डायग्राम जो है वो पढ़ लेना आप अच्छे से, अभी आपको पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा। बच्चों अभी लास्ट पार्ट जो है इस टॉपिक का, सेक्शन 45 से लेके 55, बच्चों क्या हेडिंग लिखा है? कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब डिसोल्यूशन के, फर्म डिसॉल्व जब हो जाती है तो फर्म के डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होती हैं? पार्टनर्स की लायबिलिटी, राइट्स एंड लायबिलिटी बिफोर डिसोल्यूशन क्या होती है बच्चों? हमने पढ़ा है यूनिट नंबर 2 में। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स पढ़ा है कि नहीं बच्चों? यस नो टाइप करो। हेलो। जब पार्टनरशिप फर्म चलते रहता है तब हर पार्टनर की म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है? हमने पढ़ी है कि नहीं यूनिट नंबर 2 में? लेकिन बच्चों अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए, मान लो फर्म ऊपर दिए हुए किसी भी कारण से डिसॉल्व हो जाए, तो फर्म डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या होंगी, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी इस टॉपिक का एंड, इस टॉपिक का एंड हम पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों पहले माइंड में क्लियर करो आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? हम पार्टनर्स की राइट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ने जा रहे हैं। उसको क्या राइट्स एंड लायबिलिटीज मिलेंगे, लेकिन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म के डिसॉल्व होने के बाद पार्टनर्स का राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है बच्चों, वो टॉपिक अभी हमने हाथ में लिया है पढ़ने को।
जरा बताओ, हेडिंग जस्टिफाई हुआ सबको? क्या पढ़ने जा रहे हैं माइंड में आ गया? पहले वो बताओ। क्या राइट्स एंड लाइबिलिटीज हो तो भी पढ़ाऊंगा ये, लेकिन पहले हेडिंग माइंड में परफेक्ट होना चाहिए आप, कि डिसॉल्व होने के बाद वही पार्टनर्स की राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होंगी। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, ज्यादातर 2 साल से इसमें से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों जितना 100% समझ सकते हो जरा समझने की कोशिश करो। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ बच्चों, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। 1 मिनट, थोड़ा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है। चलो ज्यादा नहीं बच्चों, 2.5 पेज और है, तो देखते हैं जितना कंप्लीट होता है। सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन, चलो सेक्शन 45 to 55। बच्चों ए पढ़ता हूँ, ए के पहले एक लाइन है वो भी पढ़ लेता हूँ। कॉन्सिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चों टाइप करो, कॉन्सिक्वेंट टू मतलब, कॉन्सिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब, हेलो 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 टाइप करो, कॉन्सिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब। बच्चों यानी कि पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बाद, ऐसा विथ रिस्पेक्ट टू, यस चलेगा, बट नॉर्मली यहाँ कॉन्सिक्वेंट मतलब पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के बाद, जब फर्म डिसॉल्व हो गई उसके बाद पार्टनर्स की सर्टन राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है बच्चों, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलो ए पढ़ते हैं। लायबिलिटी फॉर एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसॉल्यूशन। बराबर है बच्चे, इसका क्या मतलब, वो लायबिलिटी ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्टनर डन आफ्टर डिसॉल्यूशन। बच्चों मान लो फर्म डिसॉल्व हो गई, बराबर है, फर्म डिसॉल्व हो गई, तो बच्चों फर्म डिसॉल्व होने के बाद उसकी पब्लिक नोटिस देनी चाहिए कि हमारी फर्म डिसॉल्व हो चुकी है। हेलो सही बात है, फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो उसकी पब्लिक नोटिस देनी चाहिए। बच्चों अगर पब्लिक नोटिस नहीं दी एंड फर्म डिसॉल्व करने के बाद अगर किसी पार्टनर ने फर्म का नाम लेकर थर्ड पार्टी के साथ डील किया बिना फर्म के डिसॉल्यूशन की पब्लिक नोटिस दिए बिना, तो बताओ पार्टनर के किए गए इस एक्ट के लिए आफ्टर डिसॉल्यूशन वो खुद जिम्मेदार होगा कि बाकी पार्टनर्स भी जिम्मेदार होंगे? फर्म डिसॉल्व हो चुका है लेकिन पब्लिक नोटिस नहीं दी है फर्म डिसॉल्व होने की, एंड डिसॉल्व होने के बाद कोई पार्टनर फर्म का नाम लेकर थर्ड पार्टी से डीलिंग करता है, तो उसके लिए वो पार्टनर जिम्मेदार होगा कि सारे पार्टनर जिम्मेदार होंगे? नहीं समझा बच्चों क्वेश्चन? दिशा, आर यू श्योर? मैंने क्या बोला आपने नहीं सुना? फर्म डिसॉल्व हो गया, तो बच्चों फर्म डिसॉल्व हो गया तो उसका पब्लिक नोटिस देना चाहिए ताकि थर्ड पार्टी को पता चल जाए, लेकिन फर्म डिसॉल्व होने की पब्लिक नोटिस नहीं दी, एंड फर्म डिसॉल्व होने के बाद एक पार्टनर ने फर्म के नाम पर थर्ड पार्टी से डील किया, तो थर्ड पार्टी के लिए वो पार्टनर जिम्मेदार होगा कि पूरा फर्म जिम्मेदार होगा? दिशा गिव मी द आंसर, फर्म जिम्मेदार होगा कि नहीं? हाँ, एंड अगर फर्म का डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस दे दिया होता, पब्लिक नोटिस दे दिया एंड उसके बाद उस पार्टनर ने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया तो बोलो क्या, तब वो केवल वो पार्टनर जिम्मेदार होगा, बाकी पार्टनर या फर्म जिम्मेदार नहीं होगा। यानी बच्चों फर्म डिसॉल्व होने का पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दी जाती, सिंपल लाइन, फर्म डिसॉल्व होने की पब्लिक नोटिस जब तक नहीं दी जाती
तब तक पार्टनर कोई भी एक्ट करेगा फर्म के नाम पर तो उस एक्ट के लिए बाकी सभी पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी, सभी पार्टनर्स की जिम्मेदारी होगी। चलो मैं पढ़ता हूं सेक्शन 45(1). बच्चों सब सेक्शन 1 क्या कहता है? नॉटविथस्टैंडिंग द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म द पार्टनर्स कंटिन्यू, पार्टनर्स लिखा है बच्चों, देखो पार्टनर्स यानी मैं सभी पार्टनर्स की बात कर रहा हूं, फर्म की बात कर रहा हूं। द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट्स बाय एनी वन ऑफ देम which would have been the act of the firm if done before dissolution until public notice is given of dissolution। बराबर है? अब बच्चों बिफोर वाला आता है, बिफोर डिसोल्यूशन, तो उसमें सवाल ही नहीं बच्चों, वो तो सब लायबल है ही। लेकिन नेक्स्ट लाइन जरा देखो, प्रोवाइडेड दैट स्टेट ऑफ द पार्टनर हु डाइज or who is adjudicated as insolvent or of partner who have been known to the party dealing with the firm to be partner retires from the firm is not liable under this section for the acts done after the date on which he ceased to be a partner। बराबर है? एंड बच्चों पॉइंट नंबर 2 आपको पता ही है, ये जो पब्लिक हम नोटिस देते हैं वो या तो कोई पार्टनर दे या बच्चों कोई भी पार्टनर चलेगा। बराबर है? कोई भी पार्टनर पब्लिक नोटिस दे सकता है। जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो उसमें से कोई भी पार्टनर पब्लिक नोटिस दे सकता है। किसी भी पार्टनर की दी गई पब्लिक नोटिस का मतलब एक ही जैसा निकलता है। तो बच्चों अब मैं ऊपर सेक्शन 45 जो अभी पढ़ के आया 1 और 2, उसका नीचे एनालिसिस पढ़ो बच्चा। एनालिसिस सेक्शन 45 हैज टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। बच्चे इसके दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, इट सीक्स टू प्रोटेक्ट थर्ड पार्टी डीलिंग विद द फर्म हु हैड नो नोटिस ऑफ प्रायर डिसोल्यूशन। बरोबर है बच्चों? यहाँ पर थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया है। अगर कोई फर्म डिसॉल्व होने जा रहा है तो आपको लगता नहीं डिसॉल्व होने से पहले उन्होंने थर्ड पार्टी को ये पब्लिक नोटिस दे देनी चाहिए कि हम फर्म डिसॉल्व करने जा रहे हैं, या डिसॉल्व होने के बाद इमीडिएटली दे देनी चाहिए थी पब्लिक नोटिस? कुछ तो होना चाहिए था कि नहीं, ताकि थर्ड पार्टी जो डील कर रही है फर्म के साथ उसको पता तो चले। या तो आप डिसॉल्व करने के जस्ट पहले पब्लिक नोटिस दे दो या डिसॉल्व होते ही पब्लिक नोटिस दे दो। बरोबर है? तब बच्चों पार्टनर के किसी भी किए गए एक्ट के लिए बाकी पार्टनर जिम्मेदार नहीं होंगे अगर ये पब्लिक नोटिस दे दी जाती तो। लेकिन पब्लिक नोटिस दी ही नहीं गई तो बच्चों ऐसे केस में थर्ड पार्टी की नजरों में फर्म अभी भी चल रहा है एंड सारे पार्टनर्स उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो बच्चों सेक्शन 45 देखा जाए तो आपको ऐसा नहीं लगता थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए बनाया गया है सेक्शन 45? ये तो थर्ड पार्टी फंस जाएगा कि नहीं इसमें? हेलो, थर्ड पार्टी जो डील करेगा पार्टनर के साथ विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, आपको लगता नहीं थर्ड पार्टी फंस जाएगा केस में पकड़ का? तो थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए बच्चों वो लॉस में नहीं जाना चाहिए, इसलिए बच्चों सेक्शन 45 बनाया है एंड उसमें क्लियर कट लिखा है कि अगर कोई फर्म डिसॉल्व होने वाला है तो होने से पहले उसने थर्ड पार्टी के लिए पब्लिक नोटिस दे देनी चाहिए या डिसॉल्व होने के बाद इमीडिएटली पब्लिक नोटिस दे देनी चाहिए। बराबर है? आप बिना पब्लिक नोटिस दिए अगर कोई पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ डीलिंग की फर्म के नाम से तो उसके किए गए एक्ट के लिए बाकी पार्टनर्स भी लायबल हो जाएंगे क्योंकि थर्ड पार्टी को पब्लिक नोटिस नहीं दी गई। बराबर है? एंड बच्चों दूसरा, सेक्शन 45 इसलिए बनाया गया है कि फर्म डिसॉल्व होने के बाद अगर पब्लिक नोटिस दे दी जाती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि बाकी पार्टनर्स
आगे चल के किसी भी एक पार्टनर के एक्ट की वजह से जो लायबल हो जाते हैं उससे बच जाएंगे? डोंट यू थिंक सो? बच्चों, डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस देने का एक कारण ये भी है कि नहीं कि बाकी पार्टनर्स आगे किसी भी एक्ट के लिए लायबल नहीं होंगे थर्ड पार्टी के लिए। जो जो पार्टनर करेगा कांड वही लायबल होगा, बाकी पार्टनर्स तो बच जाएंगे कि नहीं, जस्ट बिकॉज पब्लिक नोटिस दी गई थी डिसोल्यूशन की। बोलो, बाकी पार्टनर्स तो बच जाएंगे कि नहीं बच्चों? डू यू एग्री विद दिस लाइन? तो बच्चों, सेक्शन 45 बनाने का दो मेन रीजन है। थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस से, एंड दूसरा रिमेनिंग पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी। एंड बच्चों, सेक्शन 45 पे अपनी बात रखने के लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों। आई होप ये एग्जाम्पल सबको समझ में आएगा। मैं पढ़ रहा हूँ बच्चों, आप जरा अंडरस्टैंड करो। X and Y who carries on business in partnership for several years। बच्चों, X and Y नाम के जो दो पार्टनर्स हैं, बहुत साल से पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। इन्होंने 1 दिसंबर को बच्चों क्या किया? देखो, 1 तारीख को दिसंबर के, एग्जीक्यूटेड ऑन 1 दिसंबर a deed dissolving partnership from the date। चलो टाइप करो, किस डेट से इन्होंने फॉर्म डिसॉल्व कर दिया? डीड बनाकर, एग्रीमेंट बनाकर। टाइप करो, एक्स एंड वाई ने किस डेट को बच्चों फॉर्म डिसॉल्व कर दिया? 1 दिसंबर। लेकिन इसकी पब्लिक नोटिस दी क्या इन्होंने? 1 दिसंबर के पहले या उसके बाद क्या पब्लिक नोटिस दी? नेक्स्ट लाइन पढ़ो, बट फेल टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ द डिसोल्यूशन। बट फेल टू गिव पब्लिक नोटिस टू द ऑफ द डिसोल्यूशन। एक्स एंड वाई ने फॉर्म जरूर डिसॉल्व कर दिया 1 जनवरी को, लेकिन उसकी पब्लिक नोटिस नहीं दी। अब बच्चों क्या हुआ? देखो, पब्लिक नोटिस नहीं देने से ऑन दिसंबर 20, बच्चों फॉर्म डिसॉल्व होने के 20 दिन बाद या 20th डे को, ऑन दिसंबर 20 एक्स बोरोड इन द फर्म्स नेम। एक्स ने फर्म के नाम पर बच्चों लोन लिया। एक्स बोरोड इन द फर्म्स नेम सर्टेन सम ऑफ मनी फ्रॉम आर who was ignorant of the dissolution। बच्चों, एक्स ने आर नाम के थर्ड पार्टी से पैसे लिए फर्म के नाम से, एंड आर ने पैसे दे दिए। आर को पता नहीं था कि फर्म डिसॉल्व हो गया है। आर को पता नहीं था फर्म डिसॉल्व हो गया है। अब बताओ बच्चों, पैसे लिए एक्स ने आर से, लेकिन क्या इस पैसों के लिए वाई भी जिम्मेदार है? क्या इन पैसों के लिए पार्टनर वाई भी जिम्मेदार है? वाई भी जिम्मेदार है। क्या कारण है वाई का जिम्मेदार होना? वाई क्यों जिम्मेदार हो गया इस पैसे के लिए? वाई क्यों लायबल हो गया? क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दी थी बच्चों, पब्लिक नोटिस नहीं दी थी। आई होप आपको सेक्शन 45 क्लियरली समझ में आ रहा है बच्चों, सभी को समझ में आ रहा है? चलो, 2 लाइन। इन सच केस वाई ऑल्सो वुड बी लायबल फॉर द अमाउंट बिकॉज नो पब्लिक नोटिस वॉज गिवन। बच्चों, लास्ट का 2 लाइन देखो क्या है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन टू द रूल स्टेटेड इन द अबव एग्जाम्पल। बच्चों, इस लॉ के लिए कुछ एक्सेप्शन भी है, इस लॉ के लिए एक्सेप्शन भी है। मुझे ये बताओ, अगर ऊपर के एग्जाम्पल में, अगर ऊपर के एग्जाम्पल में वाई अगर स्लीपिंग पार्टनर होता तो, चलो आंसर दो। ऊपर के एग्जाम्पल में अगर वाई स्लीपिंग पार्टनर होता तो क्या वाई लायबल होता? ऊपर के एग्जाम्पल में अगर वाई स्लीपिंग पार्टनर होता तो क्या वाई लायबल होता? सब लोग आंसर दो, क्या वाई लायबल होता? तो बच्चों, आपको ऐसा नहीं लगता ऊपर लॉ के लिए एक्सेप्शन है ये स्लीपिंग पार्टनर? हेलो,
बरोबर है। एंड बच्चे एक और रीजन है, अगर Y इंसॉल्वेंट पार्टनर होता तो क्या Y लायबल होता? Y इंसॉल्वेंट पार्टनर होता तो क्या Y लायबल होता? आंसर इज नो। मान लो Y की डेथ हो गई होती तो Y के घर वाले क्या इसके लिए जिम्मेदार होते? Y की डेथ हो गई होती तो क्या Y के घर वाले इसके लिए जिम्मेदार होते? नो। बच्चे एकदम सीरियसली बताओ, क्या तीनों एक्सेप्शन केस समझ में आया आपको? ऊपर दिए हुए तीनों एक्सेप्शन केस समझ में आया सबको? आर यू श्योर एवरीवन? आर यू श्योर यू हैव अंडरस्टूड? तो बच्चा अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, एक बार मैं रीड करता हूँ, जरा देखो क्या लिखा है। However, there are exceptions. अच्छा, मैं अभी खत्म 11 बजे। However, there are exceptions to the rule stated in above example. Even where notice of dissolution has not been given, there will be no liability for the subsequent act in the case of, बच्चों ABC पढ़ो अभी जो मैंने पूछा आपसे, the estate of deceased partner। बच्चों deceased समझते हो ना, dead partner who is dead। Second, insolvent partner and C, dormant partner। बच्चों dormant partner को और एक नाम टाइप करो। dormant partner मतलब किसकी बात हो रही थी? डॉर्मेंट पार्टनर मतलब किसकी बात हो रही थी बच्चों? बच्चों स्लीपिंग पार्टनर की बात हो रही थी। वेरी गुड, बरोबर है। बच्चों ऐसा पार्टनर जो थर्ड पार्टी की नजरों में कभी नहीं आता, थर्ड पार्टी को इनफैक्ट पता ही नहीं रहता कि ये भी बंदा पार्टनर है घर में। कुछ क्लियर हुआ बच्चों? आर यू श्योर? तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, बाकी का सेक्शन 46 से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाता हूँ। 2 ही पेज रह गया बच्चों, 2 क्या 1.5 पेज रह गया, तो ये मैं कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। एंड सुनो, यूनिट नंबर 1 में डिफरेंशिएट बाकी है, मालूम है ना बच्चों आपको? डिस्टिंग्विश, हेलो, यूनिट नंबर 1 में डिस्टिंग्विश बाकी है अपना। तो बच्चों कल के लेक्चर में ये रिमेनिंग 1.5 पेज एंड डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे। मुझे लगता है कल का 2 लेक्चर एंड अपना पोर्शन खत्म। ठीक है बच्चों, मैंने परसों भी रिजर्व रखा है, लेकिन अगर कल खत्म हो जाता तो मैं खत्म कर दूंगा मैटर। ठीक बच्चों, क्लियर? चलो बाकी का नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।